हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का जैसा कि आपको पता है कि 7 अगस्त को एग्जाम होना है। 7 अगस्त 2022 को एग्जाम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, खास करके जो न्यू कमर हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाद में रियलाइज करते हैं, जिनका एज समाप्त होने पर रहता है, वो तब रियलाइज कर पाते हैं। बहुत लोगों को डायरेक्टली पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 2022 का जो है हर कैटेगरी वाइज मैं वो बताता हूं कि किस एज के बीच में आप यदि आ रहे हो तब आप एलिजिबल हो, और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताऊंगा। तो मेनली दो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये एज क्राइटेरिया एज वेल एज एजुकेशनल क्राइटेरिया ये होता है। एक नेशनलिटी होता है, तो नेशनलिटी में ऑलरेडी आप जो भी है इंडिया का हो, नेपाल, भूटान, ये वाले एलिजिबल होते हैं। उसमें भी आपके कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो हम पहले देखेंगे एज का सबसे इशू है। तो देखो, ये स्पेसिफिक देखो, यदि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस के हो, आप इन दोनों कैटेगरी में यदि आप फॉल करते हो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 1997 से लेकर के आपका 1 अगस्त 2002 के बीच में होना चाहिए। यानी कि ये इंक्लूडिंग बोथ डेट, यानी कि 1 अगस्त 2002 एज वेल एज 2 अगस्त 1997। यदि इस बीच में किसी भी इस दोनों डेट को इंक्लूड करके यदि आप इस डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो 2022 के लिए। अब देखो, ओबीसी यदि आप हो, ओबीसी को 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसमें देखो 2 अगस्त 1994 से लेकर के आपका 1 अगस्त 2000, देखो ये जो आपका है लोएस्ट एज, जो यानी कि मिनिमम एज जो है ये सबके लिए इक्वल है। 20 इयर्स आपका है तो ये सबके लिए सेम है। तो ओबीसी यदि हो आप तो 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि एससी एसटी हो तो वॉर्न बिटवीन 2 अगस्त, यानी कि यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2002 के बीच में होना चाहिए। अब देखो, एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स इन योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। देखो, ये टर्म जो यहां दिया हुआ है अप टू मैक्सिमम 5, लेकिन यहां देखोगे कि 3 इयर्स है, ये 5 इयर्स है। यहां एक तरह से अप टू यूज प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन यहां अप टू मैक्सिमम का मतलब है कि अब देखो, किसी का एज 26 ईयर में कोई ज्वाइन किए हो, अब सोचोगे कि मेरा 30 इयर्स तक मिल जाए, नहीं। ये ध्यान रखो कि यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी क्राइटेरिया क्या है, 25 इयर्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो आप ये मानो कि यदि जनरल, इसको इस सेंस में समझो कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हो और आपने जॉब 25 इयर्स कंप्लीट करने के पहले ज्वाइन कर लिया था तब आप जो है एलिजिबल होंगे। यानी कि मान के चलो आपने 24 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 23 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 22 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। यदि इन उम्र में यानी कि 25 साल पूरा होने से पहले यदि आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था तब आप ये मैक्सिमम आपको वो 5 ईयर अप टू, यानी कि उस अनुसार है कि हो सकता है कि किसी को अब कम और अधिक ये में होता है। ठीक है। अब देखो, जो एससी एसटी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो यानी कि आपने 28 इयर्स से पहले आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था। एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 30 इयर्स से पहले आपने यदि जॉब ज्वाइन कर लिया था तब आपको ये मिलेगा। अब देखो, एक सर्विसमैन वाले में कोटा है कि 10 इयर्स का, ये सॉरी 10% जो आपका कोटा है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें कैंडिडेट बहुत कम मार्क्स लाने पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यदि आप सर्विस में हो सर्विस में हो तब आपको ये एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा,
लेकिन वो परसेंटेज जो 10% कोटा है वो आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको नहीं मिलेगा। उसमें एक सर्विसमैन, यानी कि आप या तो देखो, एक सर्विसमैन वाले के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट होता है उसके नेक्स्ट 1 ईयर के तक आपको आ जाना चाहिए। यानी कि मान के चलो कि आप एक सर्विसमैन हो, तो एक सर्विसमैन में ऐसा नहीं है कि आप उस दिन आप जॉब छोड़े हुए हो, नहीं, यानी कि रिटायरमेंट आपका हो रहा है, आपका नेक्स्ट 1 ईयर तक, यानी कि आपका जो फॉर्म आएगा वो जब आएगा, जब डेट में, उस डेट के फॉर्म फिल करने के अंतिम डेट जब होगा, उसके 1 साल के अंदर आपके पास एक सर्विसमैन का जो है डिस्चार्ज लेटर होना चाहिए। यानी कि 2023 में समवेयर आपका जो मई होगा, तो उसमें आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं तो उनको अप टू 5 इयर्स मिलता है। तो आप ये ध्यान लो, आप रिस्पेक्टिव अपने कैटेगरी में जो है वो उसके पहले आपने ज्वाइन कर रखा है। मान लिया आप ओबीसी हैं तो 28 साल से पहले आपने ज्वाइन कर रखा है, तो अप टू आपको जो है वो 5 इयर्स तक आपको मिल जाएगा। अब देखो, यदि ओबीसी, इसको ऐसे समझो कि जो एक सर्विसमैन हो या सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हो, तो उनका जनरल कैटेगरी के हो तो 30 इयर्स आपको मैक्सिमम चाहिए, आप ओबीसी हो तो 33 इयर्स चाहिए, और एससी और एसटी हो तो आप 35 इयर्स होने चाहिए मैक्सिमम एज आपका। ठीक है, तो यानी कि मान के चलो कि कोई जनरल और ओबीसी, सॉरी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो एक सर्विसमैन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय में आता है, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 1992 के बाद होना चाहिए। इसमें जो है 1989 और इसमें जो है 1987। तो ये अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स मिलता है। अब एक और प्रश्न होता है कि सेंट्रल सिविलियन जो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये मानो कि आप यदि डायरेक्ट किसी मिनिस्ट्री के अंदर में वर्क करते हो, कोई भी मिनिस्ट्री है उसके अंदर वर्क कर रहे हो, तब होगा। अब पीएसयू, बैंक्स, पीएसयू और बैंक्स, ये सब जो है वो, और इंश्योरेंस कंपनियां, इसके जो एम्प्लॉय हैं वो इसके तहत ट्रीट नहीं किए जाएंगे। यदि आप एसबीआई में हो तो एसबीआई नो डाउट गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक इन द सेंस कि गवर्नमेंट का शेयर जो है 51% प्लस है, लेकिन आप जो है वो डायरेक्ट जो है सिविलियन, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय के अंतर्गत नहीं आएंगे, या आप इंश्योरेंस कंपनी में हैं तब नहीं आएंगे। लेकिन आप यदि रेलवे में हो, मान के चलो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर हो, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, कस्टम एंड एक्साइज इंस्पेक्टर हो, या व्हाट्सोएवर उस टाइप के हो, तो आपको मिलता है। या फिर जो आप सीएपीएफ में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, तो आप उसमें भी ट्रीट आप होगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आप आते हो। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। तो देखो, ग्रेजुएशन नॉर्मली जो यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली होते हैं, तो प्लेन ग्रेजुएट जो होते हैं, तो कितना होता है कि वो आपके ये में ये 10+2+3 होता है। ठीक है, 10+2+3, ठीक है, तो 10+2+3 में से है आपके पास ये 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। एमबीबीएस करते हैं तो आपका इंटर्नशिप वगैरह सब मिला करके 5.5 इयर्स होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं तो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, यानी कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड 10+2+3, या फिर अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इक्विवेलेंट जो उसका डिग्री है, तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और विल कंप्लीट टिल द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ डीएफ फॉर्म ऑफ 2022 एग्जाम समवेयर इन दिसंबर 2022। यानी कि यदि आप मान के चलो अभी 3rd ईयर में हो, फॉर्म आपका आएगा जब 2022 में,
तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हो तब भी आप फील कर सकते हो। लेकिन मान के चलो, जस्ट ये समझो कट ऑफ डेट सपोज 20 दिसंबर आपका, फॉर एग्जाम्पल, ये गारंटी नहीं है ना कब होगा, लेकिन 20 दिसंबर 2022 ये डीएएफ फिल करने का लास्ट डेट है। तो तब तक आपके पास जो होना चाहिए, पास होने का आपका प्रूफ होना चाहिए कि आप जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो पास हो चुके हो। तो ये कंडीशन है कि जब भी आपका आता है डीएएफ भरने का लास्ट डेट, तो आपको उस डेट तक पास होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, जो अदर क्वालिफिकेशन है, तो ये आपका फिजिकली और जो मेडिकली है वो आप फिट हो और है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड। जो फिजिकल स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आप मेल हो तो आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आपका सपोज मेल कैंडिडेट हो तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है। फिर आपका जो वेट है, तो वो वेट आप उस क्राइटेरिया में आओ, तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड को आप पूरा कर रहे हो और फिजिकली और मेडिकली जो है वो फिट हो, तो ये आपका, लेकिन ये क्राइटेरिया आपका जो रिटेन क्वालिफाई करते हो तब ये चेक किया जाता है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी तब आपका चेक किया जाता है। बाद में जब डीएएफ आप फील करने लगते हो तब आपको जरूरत होती है। जो फिजिकल और मेडिकल है वो तो जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाओगे, डीएएफ भर दोगे, जब वहां चेक करवाने जाओगे यानी कि फिजिकल और मेडिकल देने जाओगे, तब वहां आपकी जरूरत होगी। ठीक है। और बाकी जो है डीएएफ फिल करने लगोगे तब आपको एटलीस्ट लास्ट डेट तक होना चाहिए। और फिर देखो, जो ओबीसी के हो कैंडिडेट, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो फॉर्म फिल हो रहा है उसके लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो जो लास्ट डेट कट ऑफ होता है कि इस डेट तो लास्ट है फॉर्म भरने का, तो उससे एटलीस्ट एक दिन पहले का आपका होना चाहिए। तो ओबीसी में हो तो ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट के एक दिन एटलीस्ट पहले का आपको के किसी के पास, मान के चलो, देखो ओबीसी में है पुराना भी है वो चलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले में है कि करेंट का आपके पास ये चाहिए। आई होप कि जो ये बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन का था, आपका जो एलिजिबिलिटी का था, वो हमने डिस्कस कर दिया। फिर भी आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप हमें मैसेज करो, या तो व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।